वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो भैया अब देखो, इस चैप्टर में हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इन डिटेल बात होंगी। ठीक है, हाँ, पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके बारे में हमने इन डिटेल बात की थी। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो भैया क्या करेंगे, कॉपी पेंसिल निकाल लेंगे और सुंदर सुंदर नोट्स बनाते रहेंगे। हाँ, तो अब देखो, अब बात करते हैं कि 1802 की बात है भैया। 1802 से पहले लोग क्या समझते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। भैया दोनों के अंदर क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन 1802 में एक इटालियन के जूरिस्ट थे जिनका नाम था जियानी। तो जियान ने क्या नोटिस किया भैया कि जब भी हम किसी भी वायर में से चार्ज का मोशन कराते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। हाँ भैया, चार्ज का मोशन हुआ तो मतलब चार्ज के मोशन की वजह से उस वायर के अराउंड क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। हाँ भैया, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, उन्होंने ये नोटिस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, रिलेटेड है। लेकिन उनकी इस ऑब्जर्वेशन को पब्लिश नहीं किया गया था, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर हमारे पास 1820 की बात है, एक साइंटिस्ट आई थी जिनका नाम था ऑरेस्टेड। कौन आई थी, ऑरेस्टेड। और भैया कब की बात है ये, 1820 की बात है, 1820 की बात है। तो ये ऑरेस्टेड क्या कर रहे थे, अपनी लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो उन्होंने क्या था, उनके पास भैया एक वायर था, ऐसे स्ट्रेट वायर। हाँ, और उसके पास क्या था, इस वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी। क्या थी ये, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, या फिर जिसको हम मैग्नेटिक निडल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको नाम बोल दो तुम मैग्नेटिक निडल। ठीक है, हाँ। तो इसके पास क्या है, इस वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास रखी हुई थी। तो इन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो इस वायर में से क्या होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। हाँ भैया, तो इस करंट की वजह से क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक कंपास थी इसके अंदर डिफ्लेक्शन आने लगा, मतलब इसकी निडल ऐसे हिलने लगी, भाई साहब हिलने लगी। और इस निडल के साथ यहाँ पर ऑरेस्टेड जो बैठे हुए थे भैया, वो भी हिल गए कि ये मैग्नेटिक कंपास जो है वो हिल कैसे रही है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर कब डिफ्लेक्शन आता है, जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो भैया कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये कंपास कैसे डिफ्लेक्शन शो कर रही है। अब ऑरेस्टेड घबरा गए, तो ऑरेस्टेड ने क्या किया, स्विच को ऑफ किया। जब स्विच को ऑफ किया तो इसमें वायर में से जो करंट फ्लो रहा था, वो वायर में से करंट फ्लो ना बंद हो गया। तो फिर उन्होंने क्या देखा, जब करंट फ्लो होना बंद हो गया तो यहां पर जो कंपास नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, वो डिफ्लेक्शन भी अब नहीं आ रहा था भैया। हाँ, अब जैसे ही उन्होंने स्विच को ऑन किया, तो फिर से इस कंपास के अंदर क्या आने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा। और इसके ने सोचा भाई साहब कुछ तो बात है यहाँ पर, जब भी मैं इस वायर में से करंट को फ्लो कराता हूं तो यहाँ पर ये जो कंपास रखी हुई है इस वायर के पास, इसके अंदर क्या है, डिफ्लेक्शन आने लगता है। तो ऑरेस्टेड ने क्या नोटिस किया, कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection in a nearby magnetic compass। ठीक है, ऑरेस्टेड ने यहां से क्या नोटिस किया कि जब भी हम किसी भी वायर में से करंट को फ्लो कराएंगे तो उसके पास जो मैग्नेटिक निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है उसके अंदर क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। वो इसे धड़ धड़ भैया क्या करेगी, कांपने लगेगी। अच्छा, और देखो फिर उसके बाद क्या है, ये इसी चीज पर एक्सपेरिमेंट करते गए, है ना, कि आखिर ये हो कैसे रहा है ऐसा, है ना। हाँ, तो फिर उसके बाद ऑरेस्टेड ने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर जब ऑरेस्टेड इस वायर में से करंट जो फ्लो रहा है उसको बढ़ा रहे थे, यानी करंट जब बढ़ा रहे थे तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो तेजी से होने लगा। अब जो निडल थी वो तेजी से दर 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 कांपने लगी भैया। अब फिर उन्होंने क्या देखा, जैसे इसमें से जो करंट था वो कम किया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे होने लगा।
डिफ्लेक्शन भी क्या होने लगा, धीरे धीरे होने लगा। और उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करते गए यहाँ, उन्होंने क्या किया, फिर एक बार इस कंपास को उठाकर दूर रख दिया स्लाइड से, एक बार क्या किया, इस कंपास को उठाकर इस वायर से दूर रख दिया, तो उन्होंने देखा कि इस कंपास को दूर ले जाने पर भी डिफ्लेक्शन कम हो रहा था। फिर जब इस वायर के पास लेकर आए, जब इस कंपास को वायर के पास लेकर आए तो डिफ्लेक्शन बढ़ा, डिफ्लेक्शन बढ़ा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग current, on increasing current deflection increases, deflection increases, and on bringing needle, on bringing compass, ऐसा लिखो, on bringing magnetic compass closer to the wire, deflection increases। ठीक है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। तो डिफ्लेक्शन कब इंक्रीज हो रहा था, जब वो उस वायर में से करंट को बढ़ा रहे थे, और या फिर उस कंपास को हम क्या वायर के पास लेकर आ रहे थे। अच्छा, और भैया उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब मैं इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, जो इस वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है अगर मैं उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, तो यहां पर जो कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन था वो भी रिवर्स हो रहा था। यहां पर क्या लिखेंगे भैया, यहां पर लिखेंगे ऑन रिवर्स्ड if the direction of current, if the direction of current is reversed, deflection also reversed। डिफ्लेक्शन भी क्या हो रहा था भैया, उसके साथ रिवर्स हो रहा था। तो भैया इन सारी चीजों से ऑरेस्टेड थे, उन्होंने क्या नोटिस किया, ऑरेस्टेड ने यहां से क्या नोटिस किया कि भैया डिफ्लेक्शन कब आता है किसी वायर के पास, मतलब इस कंपास में डिफ्लेक्शन कब आता है, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब इस वायर के अराउंड क्या है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और कब आएगी, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा। मतलब यहां पर क्या ऑब्जर्व किया, he observed that moving charges and magnetism produces magnetic field। यानी उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब भी हम किसी वायर में से चार्ज का मोशन कराएंगे, मतलब चार्ज का मोशन क्या होता है भैया, द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है भैया, हमारा करंट। हाँ, तो इसका मतलब जब किसी वायर में से चार्ज का मोशन होगा तो वहां पर करंट आएगा। हाँ, और किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब किसी वायर में से जब करंट फ्लो होगा तो उस वायर के अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, उसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने क्या किया था, इसी से रिलेटेड एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया था, और स्टेनलेस को नोट कीजिए, पहले कर लिया। चलो, यहां से उन्होंने क्या नोटिस किया था भैया, और यहां से उन्होंने एक चीज और नोटिस की थी, यहां से उन्होंने एक चीज क्या नोटिस की थी कि उन्होंने क्या लिया था, एक कार्डबोर्ड लिया था भैया, है ना, उन्होंने क्या लिया था, एक कार्डबोर्ड लिया हुआ था भैया, और इस कार्डबोर्ड में से क्या था, एक वायर को पास कर रखा था भैया, और इसके पास क्या रखी थी भैया, यहाँ पर एक मैग्नेट के पीस रखे हुए थे, क्या थे, आयरन के पीस रखे हुए थे। यहां पर क्या थे भैया, ये आयरन के पीसेस थे, यहां पर क्या थे, ये आयरन पीसेस थे, आयरन पीस रखे हुए थे इस वायर के अराउंड, इस वायर के अराउंड। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने इस वायर में से करंट को फ्लो कराया, जैसे ही उस वायर में से करंट को फ्लो कराया, तो भैया आयरन के पीसेस के साथ क्या हुआ, देखो आयरन के पीसेस के साथ क्या हुआ भैया, जैसे ही उन्होंने क्या किया, इसमें से करंट फ्लो कराया, तो उन जो आयरन के पीसेस थे, आयरन के पीसेस ने क्या किया, खुद को एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया। सभी आयरन के पीसेस क्या हुए, एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गए। मतलब जब भी हम मैग्नेटिक, मतलब यहां से क्या हुआ, इस वायर में से करंट फ्लो आया कराया, तो उस वायर के अराउंड क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड आई। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आयरन के पीसेस थे, आयरन के पीसेस ने खुद को क्या कर लिया,
कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया। यहां पर क्या लिखेंगे भैया, आयरन पीसेस अरेंज्ड themselves in concentric circles। ठीक है, हाँ। तो आयरन के पीसेस जो थे उन्होंने अपने आप को कैसा कर लिया था, कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लिया था। कब, जब उस वहां पर क्या है, करंट कैरिंग वायर में से कि अराउंड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भैया ऑरेस्टेड ने क्या किया था, यहां से ऑरेस्टेड ने ये तो बता दिया था कि किसी भी वायर के अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, हाँ। लेकिन कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड इन्होंने नहीं बताया था। और स्टेट क्या थे भैया, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बताकर गए थे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऑरेस्टेड ने क्या किया भैया, यहां पर दो साइंटिस्ट को भेजा जिनका नाम था, एक का नाम था बायोट और दूसरे का नाम था सावर्ट। तो इसको नोट कीजिए। तो अगला हेडिंग डालेंगे बायो सावर्ट लॉ, है ना। तो बायो सावर्ट लॉ क्या बताएंगे भैया, बायो और सावर्ट क्या बताएंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कौन बताएगा भैया, यहां पर बायो और सावर्ट। तो हेडिंग क्या डालेंगे, बायो सावर्ट्स लॉ, ठीक है, हाँ। तो अब देखो बायो क्या है, बायो सावर्ट, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम है, हाँ। तो इन्होंने क्या लॉ दिया था भैया, देखो इन्होंने क्या लिया था, एक टेढ़ी मेढ़ी वायर ली थी, हाँ, जिस वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा था, जिस वायर में से क्या था, आई करंट फ्लो हो रहा था। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इस वायर में एक छोटी सी एलिमेंट काटी जिसकी लेंथ थी डीएल, जिसकी लेंथ क्या थी, डीएल वेक्टर, और उसमें से आई करंट जा रहा था, हाँ। तो उन्होंने इस एलिमेंट को नाम दिया करंट एलिमेंट, इस एलिमेंट को क्या नाम दिया, करंट एलिमेंट। तो ये करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आई एंड डीएल वेक्टर, आई और डीएल वेक्टर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहां से इस करंट एलिमेंट से कुछ आर डिस्टेंस दूर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, है ना। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये किस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी की डिस्टेंस कहां से, करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से। अच्छा, करंट एलिमेंट क्या है, देखो ये है डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर क्या है, एक वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जिधर हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ डीएल, डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज सेम एज that of current, उस एलिमेंट में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी की डायरेक्शन में क्या होगी, इस डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। करंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो डीएल की डायरेक्शन भी किधर होगी, ऊपर होगी। अच्छा भैया, ये आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये क्या है, इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है कहां से, इस करंट एलिमेंट से। अच्छा, तो यहां पर अब ये जो डीएल वेक्टर की वजह से जो इस पी पॉइंट पर आएगी, या क्या है, यहां पर जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस वायर की वजह से नहीं आएगी, वो आएगी इस करंट एलिमेंट की वजह से, हाँ। और इस करंट एलिमेंट, ये तो कैसा एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट खाता है इस वायर का, इस वायर का छोटा सा एलिमेंट है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी छोटी सी आएगी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, डीवी, हाँ। तो यहां पर बायो सावर्ट ने क्या बोला था, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। करंट एलिमेंट क्या होता है, आई और डीएल का प्रोडक्ट। तो उन्होंने क्या बोला था कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और यहां पर साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये क्या है, इस आर वेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां पर जो डीवी थी वो क्या थी भैया, आईडीएल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और इस आर स्क्वायर के क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, हाँ। तो यहां पर जो डीवी आई थी वो क्या थी, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, और जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो वहां पर क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो भैया यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। ये क्या आएगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस दूर, किससे, करंट एलिमेंट की वजह से। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ये क्या है, किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाली भैया हमने, करंट एलिमेंट के द्वारा।
किसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकाली है? करंट एलिमेंट के द्वारा। अच्छा भैया यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा क्या है? यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा इज दी एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल और आर के बीच का क्या है? एंगल है। मान लो ये डीएल और आर के बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। अच्छा अब देखो यहां पर अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है भैया? टेस्ला। यहां पर क्या होती है? यूनिट उसकी होती है टेस्ला। और ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया? वो होती है 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। और यहां से अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो कितनी होगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन के एम्पियर। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर क्या है भैया? यूनिट ऑफ म्यू नॉट। कैसे होगी? अगर देखो, अगर मैं इस म्यू नॉट को यहीं पर छोड़ू, इस 4 पाई को इधर ले जाऊं और आर स्क्वायर को भी इधर ले जाऊंगा और आइडियल sin थीटा को नीचे लेकर जाऊं, तो यहां पर जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? टेस्ला मीटर अपॉन के एम्पियर। और ये यूनिट किसकी होगी? म्यू नॉट। किसकी यूनिट होगी? म्यू नॉट की। और इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन के एम्पियर। कितनी होती है? टेस्ला मीटर अपॉन के एम्पियर। और भैया यहां पर जो म्यू नॉट होता है वो म्यू नॉट होता क्या है? यहां पर म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? परमिटिविटी। क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर जो म्यू नॉट है वो क्या होगा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होगा? यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा ये तो था बायो सावर्ट लॉ ने क्या निकाला था यहां से भैया? मैग्नीट्यूड निकाला था किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा अगर मैं यहां पर इस लॉ की वजह से क्या है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहूं इस पॉइंट पी पर, तो भैया कैसे निकालेंगे? देखो इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या है डायरेक्शन निकालते हैं किसकी वजह से? बायो सावर्ट लॉ की वजह से। बायो सावर्ट लॉ की वजह से हम क्या है डायरेक्शन निकालेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। अच्छा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है भैया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर, अपॉन के आर स्क्वायर। अच्छा अगर मैं इसको ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूं, आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी भैया। अच्छा तो यहां से अब जो डीवी को मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वो कितनी होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन के आर क्यू। भैया यहाँ पर डीएल क्रॉस आर क्यों लगाया? क्योंकि जब भी हम साइन थीटा को उठाते हैं तो वहां पर क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है। और ये जो थीटा था किसके बीच का एंगल था? डीएल और आर वेक्टर के बीच का। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन के आर क्यू, अपॉन के आर क्यू। अच्छा भैया अब देखो, अब हमें क्या करना है? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। यानी जो हमारी फिंगर्स जो है, जो हमें फिंगर्स जो हमें कर्ल करनी है, वो हमें फिंगर्स जो है कर्ल्स करनी है, वो किस डायरेक्शन में करनी है? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में। वो किधर करनी है? डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में। तो हमारा जो थंब होगा, जिधर हमारा थंब जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। वो डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें क्या है? पहले डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। तो ध्यान से देखो, हमारी जो डीएल है उसकी डायरेक्शन किधर होती थी भैया? जिधर हमारे करंट की डायरेक्शन होती थी। हाँ तो हमने अपनी फिंगर्स को कैसे किया? ऐसे। अब देखो हमें अपनी फिंगर्स को घुमाना है किसकी तरफ? आर की तरफ। तो आर किधर है? इधर। तो हमने ऐसे घुमाया, अपनी फिंगर्स को ऐसे घुमाया भैया, देखो ऐसे कर्ल किया तो हमारा थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। थंब किधर जा रहा है हमारा भैया? अंदर की तरफ। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? इनवर्ड। वो क्या होगी? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो क्या होगी? इस पॉइंट पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो क्या होगी? अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा अगर भैया मैं कहूं आपसे कि मेरे पास ये कोई वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो रहा है, आपके जो मैंने पॉइंट है वो इधर माना है, आपकी जो मैंने पॉइंट है वो इधर माना है, और मेरा डीएल जो है वो डीएल भी इधर है, डीएल वेक्टर है वो इधर है, और आर वेक्टर क्या है मेरा? अब के इधर लिया मैंने। तो इस पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की? तो हमें क्या करना है? डीएल की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखना है, डीएल की डायरेक्शन में फिंगर को रखना है, और कर्ल किधर करना है? जिधर हमारा आर है। तो आर की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो देखो हमारा थंब किधर जा रहा है? बाहर की तरफ।
हमारा भैया थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी भैया, आउटवर्ड, वो क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है, हाँ। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भैया, ऑरेस्टेन ने क्या बोला था, ऑरेस्टेन ने बोला था अगर मैं करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कंपास है उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होगा। देखते हैं चलो। अब देखो यहां पर मेरा करंट किधर है, ऊपर, करंट है ऊपर। अगर मैं करंट को नीचे फ्लो कराऊं, करंट को अगर मैं नीचे फ्लो कराऊं तो मेरा जो डीएल है, जो डीएल है वो भी नीचे हो जाएगा, डीएल जो है वो भी नीचे हो जाएगा। और मैं फिंगर्स को कल किधर करूं, आर की तरफ, फिंगर्स को कल किधर करूं, आर की तरफ। तो देखो मेरा करंट किधर जा रहा है, इनवार करंट जा रहा है, मेरा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। तो यहां पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हुई, अपोजिट होगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुआ, रिवर्स हो गया। करंट ऊपर जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी इस पॉइंट पर आउटवर्ड, जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने लगी वो कैसे आने लगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आने लगी। तो यहां पर क्या है, हमने डायरेक्शन की भी बात कर ली है, मैग्नेटिक फील्ड की कैसे निकाल सकते हैं, डीएल क्रॉस आर वेक्टर से। कैसे निकाल सकते हैं, डीएल क्रॉस आर वेक्टर से। अच्छा, तो यहां तक इसको नोट कीजिए, यहां तक इसको नोट कीजिए। फिर बात करते हैं, अब कंपैरिजन करेंगे किसका, कूलॉम्स लॉ और मैग्नेटिक, कूलॉम्स लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ का, है ना। तो जब भी भैया कंपैरिजन की बात आती है, जैसे आप कंपैरिजन करते हो या किसी दूसरे से, है ना, किसी टॉपर से कंपैरिजन करते हो, हाँ, कोई है भैया अपनी शाहरुख खान से कंपैरिजन करता है कि मैं आगे जाकर शाहरुख खान को ही चीख दूंगा, तो कंपैरिजन किया करो। लेकिन अगर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति आपसे होशियार है तो अपने आप को वहां पर कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी जो दूसरे वाले व्यक्ति के अंदर नहीं होंगी। तो आपको जो आपके अंदर क्वालिटी नहीं है उनको लेकर बेचैन नहीं होना है, बल्कि जो क्वालिटी आपके अंदर है उन क्वालिटी को आपको और ज्यादा डेवलप करना है और उस व्यक्ति से आगे निकलकर दिखाना है भाई साहब। ठीक है, दिखाओगे या नहीं दिखाओगे, हाँ। तो आइए फिर बात करते हैं कंपेरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन बायो-सावर्ट्स एंड कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ के बीच का मैं क्या है, कंपैरिजन देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर दे। तो भैया देखो, जब भी हम दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं तो उन दोनों दो चीजों के बीच में क्या है, देखो कुछ तो सिमिलर पॉइंट आते हैं और कुछ उनके अंदर क्या है, दोनों दो चीज के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। हाँ, तो कुछ दो चीजों के अंदर सिमिलरिटीज भी होती है और कुछ डिफरेंसेस भी होती है। तो पहले क्या बात करेंगे, पहले बात करेंगे सिमिलरिटीज की। किसकी बात करेंगे, सिमिलरिटीज की। हाँ, तो कूलॉम्स लॉ और जो बायो-सावर्ट लॉ है उन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलरिटी है उनको हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर पहली सिमिलरिटी क्या जानेंगे, पहली सिमिलरिटी क्या जानेंगे कि बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब जो यहां पर जो कूलॉम्स लॉ से हम क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बायो-सावर्ट लॉ से हम क्या निकालते हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो दोनों फील्ड्स जो है, जो दोनों फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने पढ़ा था E इक्वल्स टू कितना होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है वो कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ भैया, मतलब दोनों क्या है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होंगी, है ना। अगर मैं मान लो कि मेरे पास ये पॉइंट है, हाँ, अगर मैं इस पॉइंट के पास देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर मैं इस पॉइंट से दूर जाकर देखूंगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। मतलब अगर मैं इनका ग्राफ बनाना चाहूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का, ई और आर का ग्राफ बनाना चाहूं तो वो क्या आएगा, ऐसे। वो क्या है, डिस्टेंस के साथ घटता हुआ ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। क्यों भैया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर की। अच्छा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहूं आर के साथ तो यहां पर क्या आएगा भैया, ये ग्राफ भी ऐसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के। किसके, आर स्क्वायर के। मतलब दोनों फील्ड्स क्या है, दोनों फील्ड्स डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती जाती हैं। अच्छा, इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया। चलो अब देखो, अब अगला पॉइंट की बात करें। अगला पॉइंट क्या है, बोथ फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, बोथ
fields are long range field। दोनों फील्ड्स कैसी हैं? लॉन्ग रेंज फील्ड है। भैया अगर कोई भी चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होती थी? इन्फिनिटी तक। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी कहां तक होगी? इन्फिनिटी तक। अच्छा, तीसरा देखो, तीसरा सिमिलरिटी क्या होगी इनमें? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन applies on both हम दोनों पे क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करता हूं? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 ऐसे सोन में करता चलता जाता हूं। अच्छा, अगर जैसे मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा? B1 प्लस B2 प्लस V3 प्लस V4, है ना? हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी वो क्या होगी? सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। सभी क्या होगी? सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगी। ऐसे ही जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सभी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगी? वेक्टर सम होगी। अच्छा, और देखो यहां पर चौथा क्या लिख सकते हैं? बोथ फील्ड्स आर लीनियर इन देयर सोर्स। मतलब जो दोनों फील्ड्स का जो सोर्स होता है वो कैसा होता है? लीनियर। जैसे भैया देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ अपॉन के R स्क्वायर। हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन के R स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उसका सोर्स क्या था? चार्ज। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है? करंट एलिमेंट, आइडियल। तो लीनियर इन देयर सोर्स मतलब जो जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो सोर्स क्या है? लीनियर है। लीनियर का मतलब उसकी पावर कितनी है? 1 है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में देखूं तो यहाँ पर चार्ज की जो पावर है वो कितनी है? 1। और यहाँ पर करंट एलिमेंट की पावर कितनी है? 1। तो दोनों फील्ड्स क्या है? लीनियर इन देयर सोर्स है, मतलब उनके सोर्स की पावर कितनी है? 1। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। कर लिया? चलो, अब देखो, अब दोनों के बीच में क्या है? हमने कुछ सिमिलरिटीज देखी। अब देखो, अब बात करेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों फील्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो, अब अगली हेडिंग क्या डालेंगे? डिफरेंसेस बिटवीन बायो-सावर्ट्स एंड कूलॉम्स लॉ। अब देखो यहां पर पहला डिफरेंस क्या है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई a vector source, and magnetic field is produced by a vector source। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है भैया? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स क्या है? हमारा चार्ज। उसका सोर्स क्या है? चार्ज। तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की, तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है भैया? हमारा करंट एलिमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? हमारा करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है? स्केलर है। कौन? चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है कौन? करंट एलिमेंट। वो क्या है? एक वेक्टर है। अच्छा, दूसरा देखिए, देयर इज एंगल डिपेंडेंस इन बायो-सावर्ट्स लॉ which is missing in Coulomb's law। देखो, कूलॉम्स लॉ में क्या है? कोई भी एंगल डिपेंडेंस नहीं होता है। लेकिन जब हम बायो-सावर्ट में जब मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं
तो वहां पर क्या है हमारा एंगल आता है, जैसे म्यू नॉट अपॉन के 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर, मतलब जो बायो सावर्ट है वो थीटा पर मतलब एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि कूलम्ब्स लॉ पे क्या है कोई भी एंगल नहीं आता है, वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, और जो हमारा कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना, कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो लाइन, कूलम्ब्स लॉ की जो फोर्स होती है ना, वो क्या है दोनों चार्जेस के जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगती है ना। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब फोर्स क्या होती है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्ज के अलोंग लगती है, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या है किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। तो यहाँ पर ये थी हमारी कंपैरिजन बिटवीन बायो सावर्ट एंड कूलम्ब्स लॉ, है ना। यहाँ पर हमने दोनों की क्या देखी, सिमिलरिटीज देखी और डिफरेंसेस देखे। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, इसको नोट कीजिए पहले, कर लिया। हाँ, बोर्ड में आएगा तो भैया आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं, अब क्या बात करेंगे, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। क्या हेडिंग डालेंगे भैया, रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक है, हाँ, ये भैया वो हमारा रिलेशन नहीं है, ये क्या है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो परमिटिविटी क्या होता है भैया, जिसको हम बोलते थे एप्सिलॉन नॉट, और परमिएबिलिटी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट। अच्छा, तो यहां पर जो हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती थी वो कितनी होती थी, 9 × 10⁹ बहुत बढ़िया। अगर मैं यहां से 1/ε0 की अगर वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी होगी, 4 पाई × 9 × 10⁹ होगी या नहीं होगी, बहुत शानदार। अच्छा, अगर मैं यहां से म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी होती है, 4 पाई × 10⁻⁷ ये हम अभी देख चुके हैं। अब भैया अब दोनों को क्या कर दो, नीचे लेकर आओ, 1/μ0ε0, 1 के μ0 ε0। तो यहाँ पर जो μ0 है, जो 1/ε0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई × 9 × 10⁹ हाँ, और जो 1/ε0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई × 10⁻⁷। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कट गई भाई साहब, हटा दो, उड़ा दो, 4 पाई से 4 पाई को उड़ा दो भाई साहब। हाँ, तो 1/μ0ε0 क्या होगा भाई, यहाँ पर 1/μ0ε0 क्या होगा, 9 इंटू, अब देखो 10⁻⁷ को क्या है ऊपर लेकर जाएंगे तो कितना होगा, 10⁻16। हाँ, क्योंकि ऊपर जाने पर जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट को हम कितना लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर। देखो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भैया, इसको बोला बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहां से जो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 × 10⁻⁸ क्या होता है, ये होता है c, तो c का स्क्वायर। हाँ, अगर मैं यहां से c को लिखना चाहूं तो वो कितना होगा, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर जो c है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो यहां पर हमने क्या निकाला, हमने रिलेशन देखा परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का, और हमने क्या निकाली, स्पीड ऑफ लाइट भी निकाली वैक्यूम में, जो कितनी होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक नोट कीजिए भैया, फिर इसको क्या है आगे बात करते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। तो आइए अब एक सवाल करते हैं, और भैया सवाल क्या कहता है कि अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो पहले क्या है, डायरेक्शन बना लेते हैं। तो ये डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, ऐसी होती है, ये है नॉर्थ, इधर होता है हमारा साउथ, है ना, इधर होता है हमारा ईस्ट, और इधर क्या होता है भैया हमारा वेस्ट। तो हमारा जो वायर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है, और उसमें कैरीज अ करंट 8 एम्पीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा एक वायर है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा हुआ है। हाँ भैया, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे जो है यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, और जो करंट है वो कितना भैया, हमें 8 एम्पीयर का करंट दे रखा है इसमें। अब हमसे ये पूछा है, अब यहाँ पर जो नॉर्थ साउथ से करंट किधर करंट फ्लो रहा है, साउथ से नॉर्थ, तो इसका जो डीएल वेक्टर होगा, मान लो हमारे पास ये करंट एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या करंट एलिमेंट है, इसकी जो लेंथ है वो है डीएल, और वो किधर होगी, वो होगी भैया साउथ से नॉर्थ की तरफ। और वो कितनी रखी है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पीस,
1t स्क्वायर मतलब ये करंट एलिमेंट की लेंथ दे रखी है, तो dl जो है वो हमें कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻² मीटर दिया हुआ। अब देखो और जो वायर है ये इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो फ्रॉम एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर, यानी जो हमें r दिया हुआ है वो हमें कितना है 200 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर के इक्वल, तो 200 सेंटीमीटर कितना होगा 2 मीटर के इक्वल था। और देखो मैं थीटा कितना है dl और r के बीच का, वो है 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो कितनी होगी, अब इस छोटे से लेंथ की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो कितनी होती है भैया dv = μ0/4 μ0/4 I dl sin थीटा अपॉन के r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। μ0/4 की वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7, I की वैल्यू कितनी रखी है मैं 8, dl कितना रखा है हमें 10⁻2 मीटर, sin थीटा कितना है 45 और sin 45 मतलब 1/√2। हाँ, और r कितना दिया हो गया हमें, r दिया है 2 मीटर, मतलब 2 × 2 कितना हो गया 4। हाँ, तो देखो 4 से ये 2 कट जाएगा। हाँ, तो dv कितना होगा यहाँ से, dv होगा 10⁻⁹ 10⁻⁹। अब देखो 2/√2 कितना होता है √2, भाई ये क्या है 2/√2, तो ये कितना होगा √2, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, जो √2 की वैल्यू होती है वो होती है 1.4 × 10⁻⁹ टेस्ला। ये क्या होगी भैया हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर। अब इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे निकालें, dl की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो और r की डायरेक्शन में कर्ल करो, r की तरफ क्या करो कर्ल करो, थंब किधर जा रहा है अंदर, तो अंदर के लिए हम क्या कर देते क्रॉस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भैया यहाँ तक इसको क्या करेंगे नोट करेंगे।